नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी RO की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज 3rd है ये। ठीक है, तो ये होगी एनिशिएंट हिस्ट्री पे बेस्ड। ठीक, हम एनिशिएंट के क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए, यानी कि प्राचीन इतिहास देखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। फर्स्ट है, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सेकंड है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, आपको आश्रम पता होना चाहिए कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, और संन्यास आश्रम। ठीक, ये होते हैं 4 प्रकार के, 2, 3 और 4। ठीक है, इनका जो उल्लेख है वो किस में है? वो है आपका जावालो उपनिषद में। ठीक, सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है ब्रह्मचर्य, ठीक, और गृहस्थ और संन्यास। संन्यास नहीं, 1 और 2 ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और गृहस्थ, ये 3 का जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? तो वो किया गया छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, यदि बात करें हम ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। रचना जो की है ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण की जो रचना की है, ब्राह्मण की रचना किसने की है? रचना की है महीदास ऐत्रेय ने। महीदास ऐत्रेय। इसको 8 खंडों में 40 अध्यायों में और 285 कड़िकाओं में, 285 कड़िकाओं में देखा गया है। ऋग्वेद की जो साकल शाखा है उससे संबंध है ऐत्रेय ब्राह्मण का। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ये ठीक है, ये हमने देखा। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है।
आमरी, कुंतासी, कोडदीजी, सुरकोतड़ा। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4 और सभी। बताइए कौन सा राइट होगा। जो अथर्वा वेद है, इस क्वेश्चन में अथर्वा वेद वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा कहाँ है? यदि हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा स्थल तो ये सारे हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोज की थी। कब की थी? 1921 में। ये स्थल जो है ये कहाँ है? हड़प्पा, वो है पाकिस्तान में। यदि हम आमरी की बात करें तो आमरी भी पाकिस्तान में है। कौन से जिले में? दादू जिले में। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है। सिंधु के पश्चिमी तट पर। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। चलिए अब बात करें कुंतासी की। कुंतासी की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। ये कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। गुजरात में है, फुल्की नदी के दाहिने तट पर। फुल्की नदी के दाहिने तट पर। चलिए बात करें कोडदीजी की। यह है आपके खैरपुर जिला में। कहाँ? ये भी वहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के खैरपुर जिले में है। इसकी खोज जो की है कोडदीजी की, वो की है फजल अहमद ने। खोज जो की है वो की है फजल अहमद। यदि हम सुरकोतड़ा की बात करें तो ये कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। खोज जो की है वो की है जगपति जोशी ने। जगपति जोशी। किसके लिए प्रसिद्ध है ये सुरकोतड़ा? तो ये है आपका घोड़े के दफनाने की खोज के लिए प्रसिद्ध है। घोड़े दफनाने की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 2 नंबर में, दूसरे में कौन सा राइट हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। ठीक है, 2 और 4। यानी कि गुजरात में है और ये भी गुजरात में है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। और सेकंड है, इस काल में पुरुष देवता की प्रधानता थी। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, बी है केवल 2, सी है 1 केवल 1, और डी है दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, ऋग्वेदिक काल तब वैदिक काल, वैदिक काल था। वैदिक काल को हम 2 भागों में देखते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो है आपका 1500 से 1000, 1500 से 1000 है। और ये उत्तर वैदिक जो है वो है 1000 से 600 BC। चलिए, आर्यों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें, आर्यों का जो सर्वप्रथम में उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है? पंजाब और अफगानिस्तान से मिलता है। पंजाब और अफगानिस्तान से। मूल स्थान है इनका, मूल स्थान, निवास स्थान क्या है? मूल निवास स्थान कौन सा है इनका? निवास स्थान, मूल निवास स्थान इनका है मध्य एशिया, मध्य एशिया। इनकी भाषा कौन सी है? भाषा है इनकी संस्कृत, आर्यों की भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत है। और जो इनका पेशा है वो है कृषि और पशुपालन। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट, दोनों सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह गुफा घोड़े के नाल के आकार की है। सेकंड है, इस गुफा का संबंध पूर्णतः बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, अजंता कहाँ है? अजंता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ठीक, अजंता गुफाएं देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं हैं? ये हैं 30 गुफाएं, 30 गुफा हैं। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है ये अजंता गुफा, यूनेस्को की का विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल है। गुफा संख्या 16 और 17, गुफा संख्या 16 और 17 आंध्र और वाकटक शासकों की संख्याएं दी गई है इसमें। आंध्र और वाकटकों की, वाकटक शासकों की संख्या दी है। जातक कथाओं से जुड़ी हैं ये
अजंता गुफा जो जुड़ी है किससे जुड़ी है? जातक कथाओं से, जातक कथाओं से जुड़ी हैं। ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार और घोड़े के नाल के आकार में पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं, पूरब से पश्चिम की ओर फैली हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट। ठीक, दोनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इसकी एक मौलिक साहित्य परंपरा होती है। सेकंड है इसका 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना लिखित इतिहास होता है। और थर्ड है इसमें वर्ष 2024 में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? थर्ड नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। ये 5वां क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए शास्त्रीय भाषा को जो पहले दर्जा दिया जा चुका है वो कौन कौन सी भाषा थी? जैसे कि तमिल है, तमिल भाषा को दर्जा दिया जा चुका है। संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा के बाद कन्नड़ के बाद मलयालम के बाद ओडिशा या ओडिया। ठीक है। तमिल को कब दिया गया दर्जा? ये दिया गया था आपका 2004 में। संस्कृत को कब दिया गया? संस्कृत को दिया गया था 2005 में। तेलुगु को कब दिया गया था दर्जा? तो वो दिया गया था 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ को कब दिया गया था? 2008 में। यदि हम मलयालम की बात करें तो इसको दिया गया था 2013 में। ठीक। और ओडिया को जो दिया गया था वो 2014 में। ठीक। अभी 2024 में जो 5 नई भाषा जुड़ी हैं, 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो कौन कौन सी हैं? बंगाली है, पाली है, प्राकृत है, और कौन सी है? असमिया है, मराठी है, इनको दर्जा मिला है। पहली बंगाली, दूसरी पाली, तीसरी प्राकृत, चौथी असमिया और 5वीं मराठी। ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? 5 में इसकी मौलिक साहित्य परंपरा होती है, ये ठीक है। सेकंड है इसका 1500 से 2000 से अधिक वर्षों से अधिक पुराना लिखित इतिहास होता है, ये भी ठीक है। और 2000 ये तो ठीक है। चलिए इसमें तीनों राइट होंगे, ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या राइट है। एक तरफ वेद दिए हैं, दूसरी तरफ संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं। ऋग्वेद के सामने दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के सामने दिया आपका शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के सामने दिया पंचविश, और अथर्ववेद के सामने दिया गोपद। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। कौन सा राइट होगा इनमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए ऋग्वेद की यदि हम बात करें
तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 10 मंडल दिए हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल और 1028 सूक्त दिए हैं और 10,462 ऋचाएँ दी हैं। 10,462 ऋचाएँ। ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। यदि बात करें हम यजुर्वेद की, यजुर्वेद में स्वर के पाठ के लिए किससे संबंधित है? स्वर के पाठ के लिए और मंत्र बलि के समय जो अनुपालन के लिए किया, जो इस नियमों का संकलन है उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे कि स्वर और पाठ के लिए, यानी कि मंत्र और बलि के लिए, मंत्र और बलि से संबंधित है, मंत्र और बलि से। ठीक, इसमें बलिदान का वर्णन दिया है, बलिदान का वर्णन। ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में दिया है। गद्य और पद्य दोनों में दिया है यजुर्वेद। ये तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण से है, ये भी, और ये ऋग्वेद जो है ऐत्रेय से था। ठीक है, सामवेद की यदि हम बात करें, सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है गान, मतलब कि गाने से संबंधित है। संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, संगीत का जनक। इसमें जो है 1810 सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं। अथर्वा वेद की यदि हम बात करें तो इसमें औषधि होती हैं, औषधियों से संबंधित है। सबसे पहले औषधि का उल्लेख जो है वो इसी में मिलता है, औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन करता है, विचारों और अंधविश्वासों का इसमें मंत्र हैं 731 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं, 6000 पद हैं। ये है आपका गोपद से, अथर्ववेद। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सारे ही सही हैं। सामवेद पंचविश से, ये ऋग्वेद ऐत्रेय से है, यजुर्वेद आपका शतपथ से है और सामवेद पंचविश से है और अथर्ववेद गोपद से। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ महाजनपद दिए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी है। अंग के सामने दिया चंपा, वत्स के सामने दिया कौशाम्बी और कुरु के सामने दिया इंद्रप्रस्थ और वज्जी के सामने दिया वैशाली। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, अंग है चंपा, वत्स कौशाम्बी, कुरु है इंद्रप्रस्थ और वाजी है आपका वैशाली। ठीक, चंपा का ये आपका अंग कहाँ है? ये है आपका बिहार में। ठीक है, वत्स की बात करें, ये है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में।
कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। कुरु की यदि बात करें, दिल्ली मेरठ हरियाणा, ये 3 में है, दिल्ली मेरठ हरियाणा। वज्जी की बात करें, यह है आपका वैशाली, वैशाली। मुजफ्फरपुर और दरभंगा, दरभंगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, सही क्रम व्यवस्थित करना है। महाभिनिष्क्रिमण, धम्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। हमारे पास ऑप्शन ये है, बताइए कौन सा राइट होगा। 8 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, महाभिनिष्क्रिमण किससे संबंधित है, ये है आपका गृह त्याग से, गृह त्याग से। धम्मचक्र परिवर्तन की बात करें, यह है आपका उपदेश, सारनाथ में उपदेश दिया था, ठीक है। और ये महापरिनिर्वाण किससे है, ये है आपका मृत्यु से, जो कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुशीनगर में, बुद्ध की कुशीनगर मृत्यु। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद, शून्यवाद, सर्वस्तवाद और सियादवाद। बताइए कौन सा राइट होगा। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 4, 2 और 4, 1 2 3 और 2 3। कौन सा राइट होगा। जो जैन धर्म से संबंधित है वह है आपके 1 और 4, अनेकांतवाद और सियादवाद। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा यूनानी और अरमेइक या अरमाइक लिपि में लिखा गया है। मानसेहरा, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और कांधार या कंधार। कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, अशोक की जो वो हैं भाषाएं, 4 भाषाओं में दिए गए हैं ये अभिलेख। कौन कौन सी हैं। प्राकृत है, मूल रूप से, मुख्य रूप से ये प्राकृत है। और कौन सी है, ग्रीक है, यूनानी है, यूनानी के बाद कौन सी है, अरमाइक है, अरमाइक। 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख अशोक के, शिलालेख। मानसेहरा कहाँ है, मानसेहरा कहाँ है, यह है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दाएं से बाएं। गिरनार कहाँ है, गिरनार है आपका गुजरात में, गुजरात में है। अशोक और रुद्रामन का शिलालेख इसमें शामिल है, अशोक और रुद्रामन का। गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है, गिरनार शिलालेख। शहबाजगढ़ी की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में ही है। शुरुआती जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपको, वो मिले हैं शुरुआती साक्ष्य दक्षिण एशिया से, दक्षिण एशिया से मिले हैं।
कांधार की बात करें, कांधार कहाँ है, देखिए ये ग्रीक और अरमाइक में लिखा है, ये लिखा है ग्रीक और अरमाइक में। सबसे पुराना शिलालेख है ये कांधार। खोज जो हुई थी इसकी 1958 में हुई थी, 1958 में। तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं, इसमें आपका होगा ऑप्शन डी राइट, कांधार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, कांधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण का अंकन मिलता है। और थर्ड है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, वो है आपका कंबोडिया में, कंबोडिया में है। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, सही है। दीवारों की मंदिर की दीवारों पर रामायण का अंकन मिलता है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिव को नहीं, ये विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ शिलालेख दिए हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दिए हैं, यानी कि राज्य दिए हैं। कालसी के सामने दिया उत्तराखंड, सोपारा के सामने दिया महाराष्ट्र, गुर्जरा के सामने दिया मध्य प्रदेश और मौस्की के सामने दिया कर्नाटक। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए कालसी कहाँ है आपका, वो है आपका उत्तराखंड में। सोपारा की बात करें तो सोपारा कहाँ है, वो है आपका महाराष्ट्र में। गुर्जरा की बात करें तो वो कहाँ है, वो है आपका मध्य प्रदेश में। मौस्की की बात करें वो कहाँ है, कर्नाटक में। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, देख लेते हैं कौन सा राइट हो। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। ठीक है, चारों। ये कलसी जो है, कालसी, ये अशोक के शासनकाल की जानकारी देता है, अशोक के शासनकाल की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट है इसमें। 13 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट है। सभा और समिति किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका अथर्ववेद में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ भारत में स्थित नहीं है, रामपुरवा स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़, टोपरा स्तंभ, रुक्मिन देई स्तंभ। ऑप्शन है हमारे पास केवल 2 और 4, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट है इसमें। देखिए रामपुरवा कहाँ है, ये है आपका बिहार में। लोहरिया नंदनगढ़ कहाँ है, ये भी बिहार में ही है। रुक्मिन देई ये कहाँ है आपका, नेपाल में। और टोपरा स्तंभ की बात करें तो वो कहाँ है, दिल्ली का टोपरा।
लोरिया, यदि हम बात करें रामपुरवा स्तंभ की, तो ये बिहार में है। बारीक ढंग से तराशी हुई बैल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? बैल की मूर्तियों के लिए। बैल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। नंदनगढ़ की बात करें तो ये अहिंसा, नैतिक जीवन और करुणा को बढ़ावा देने वाले शिलालेख हैं ये। और ब्राह्मणी, ये ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में। इसको ये जो है बूढ़ी गंडक नदी के तट पर है। बौद्ध धर्म का पर्यटन स्थल भी इसको कहते हैं, लोरिया नंदनगढ़ को। टोपरा स्तंभ की बात करें तो वो कहाँ है? टोपरा है आपका हरियाणा में। हरियाणा, ये दिल्ली का टोपरा स्तंभ है, लेकिन टोपरा कहाँ है? वो हरियाणा में है। ठीक है, 7 शिलालेख हैं। और जो फिरोज तुगलक द्वारा फिरोज कोटला में स्थानांतरित कर दिया गया था टोपरा स्तंभ को, ये भी ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी और प्राकृत भाषा। रुक्मिणदेही की बात करें तो नेपाल के लुम्बिनी के पास है। लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? वो है बुद्ध का। बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। इसको लघु शिलालेख भी कहते हैं। लघु शिलालेख भी कहते हैं। और ये कौन सी लिपि में लिखा गया? ये लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट। केवल 4, यानी कि जो भारत में नहीं है वो रुक्मिणदेही है। रुक्मिणदेही कहाँ है? नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्रोपण, और सेकंड है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और थर्ड है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ऑप्शन है हमारे पास, ये है विशेषताएं महानयान, बौद्ध मत से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 3। कौन सा राइट होगा इसमें? पंद्रह नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका तीनों राइट हैं इसमें। ठीक है, तीनों बौद्ध मत से संबंधित हैं। ये बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ पर्व दिए हैं, महत्वपूर्ण पर्व, और एक तरफ राज्य दिए हैं। पर्व यानी त्योहार। ऑप्शन है हमारे, ये क्वेश्चन है हमारा, पोंगल के सामने दिया नागालैंड, ओडम के सामने दिया कर्नाटक, कंबाला के सामने दिया तमिलनाडु, और हॉर्नबिल के सामने दिया केरल। बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इनमें। देखिए, पोंगल जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है पोंगल। 14 से 15 जनवरी को। तमिल में इसका अर्थ क्या होता है पोंगल का? उफान या विप्लव। उफान या विप्लव। फसल की कटाई का उत्सव है ये। जब फसल की कटाई होती है उस समय का उत्सव है फसल कटाई। यदि हम ओणम की बात करें, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, और फसल के मौसम और राजा महाबली की वापसी का प्रतीक है। ठीक है, ओणम हिंदू सांस्कृतिक त्योहार है। और बात करें तो मलयाली लोग मलयाली लोग मनाते हैं इसको, ओणम को, और नई फसल के आने का जश्न मनाते हैं इस त्योहार में।
नई फसल जब आती है तो उसका जश्न मनाते हैं। ठीक है। यदि हम कंबाला की बात करें, कंबाला कन्नड़ और उडुपी जिले में है, वार्षिक त्योहार है ये। और इसमें क्या होता है, भैंस दौड़ का त्योहार मानते हैं इसको, भैंस दौड़ का त्योहार है। नवंबर से और मार्च के बीच में मनाया जाता है। शिव के अवतार के लिए प्रसिद्ध है। शिव के अवतार हैं कादरी मंजूनाथ, उनको समर्पित है। यदि बात करें हॉर्नबिल की, तो ये भी वार्षिक उत्सव है, 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है इसको। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, त्योहार। इसका उद्देश्य क्या होता है हॉर्नबिल को मनाने का, तो वो होता है सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ाना और संरक्षित करना। सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ाना और संरक्षित करना। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए पोंगल कहाँ है आपका, पोंगल है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। ओडम की बात करें तो ओडम कहाँ है, ओडम है केरल में। कंबाला कहाँ है, कर्नाटक में। और हॉर्नबिल है नागालैंड में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिए हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हैं। भरतनाट्यम के सामने तमिलनाडु, कुचिपुड़ी के सामने केरल, कथकली के सामने आंध्र प्रदेश, कथक के सामने उत्तर प्रदेश। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए हम भरतनाट्यम की, ये कुचिपुड़ी की हम बात करें, कुचिपुड़ी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये नृत्य हिंदू कथाओं पर आधारित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम हो गया आपका, भरतनाट्यम आपका किस में है? अच्छा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ना कि केरल में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कथकली कहाँ है आपका? कथकली केरल में और कथक है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का फर्स्ट इसमें है, लेकिन बी का थर्ड। ए का फर्स्ट बी का थर्ड, आपका ऑप्शन सी में होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और सेकंड है, इस काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 18 नंबर। जैसे कि हमने वैदिक काल को बांटा था 2 भागों में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक था 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक जो था वो था आपका 1000 से 600। तो ये क्रम भी ध्यान रखना है इनका काल। ठीक है।
तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका, देखिए, ऋग्वैदिक और वैदिक की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है। इस काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एक तरफ पुरावशेष दिए हैं, दूसरी तरफ स्थल दिए हैं। चित्रकला के सामने दिया भीमबेटका, पशुपालन के सामने दिया आदमगढ़, जुड़वा असावधान के सामने दिया महादा, और धान के सामने दिया लोहुरा देव। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ हैं? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश। महादा की बात करें वो है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। लहुरा देव की बात करें तो लहुरा देव कहाँ पे है? ये है आपका संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, चित्रकला भीमबेटका की है, पशुपालन जो साक्ष्य मिले हैं, पुरावशेष मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं, जुड़वा समाधान महादाह से मिले हैं, और धान जो भी मिले हैं वो लोहुरा देव से मिले हैं, लहुरा देव से। ठीक है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे, और सेकंड है, अलार कलाम का संबंध केशुपत के कलाम गणराज्य से था। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, अलार कलाम का संबंध केशुपत के कलाम गणराज्य से नहीं था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्तकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताना। फर्स्ट है, राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी, और सेकंड है आपका, राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। थर्ड है, स्त्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3। कौन सा राइट होगा इसमें? नहीं है बताना है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुप्तकाल कब से कब तक था। ये था आपका 320 से लेके 550 350 तक था। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुप्तकाल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है गुप्तकाल की, वो किसने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। कौन कौन से शासक हैं? तो शासक देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, और समुद्रगुप्त। देखिए, ये कह रहा सही नहीं है गुप्तकाल में, तो कह रहा राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। तो आपका ऑप्शन ये गलत है, तो आपका यही ऑप्शन होगा। कह रहा है राज्य उपज के चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था, ये सही है।
और स्त्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था, ये भी सही है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत पर अरबों के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किताब फुतुल अल बलदान से इसकी जानकारी मिलती है। और सेकेंड है, सिंध पर आक्रमण करने वाला मंसूर पहला अरब आक्रमणकारी था। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, केवल 1 केवल 2, दोनों गलत दोनों सही। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। अरबों का जो आक्रमण था खासकर सिंध प्रांत पे था, सिंध क्षेत्र पर 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ऐसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दिरहम के सिक्के चलाए थे इन्होंने, दिरहम के सिक्के चलाए, दिरहम सिक्के। जजिया नामक कर है उसकी पहली बार वसूली की थी अरबों ने। एक किताब फुतुल अल बलदान से इसकी जानकारी मिलती है, ये ठीक है। कह रहा सिंध पर आक्रमण करने वाला मंसूर पहला अरब आक्रमणकारी था, नहीं ये गलत है। ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ? ऑप्शन है, फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 4 और 1 2 3 4। कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वो था 1296 से 1316। 1296 से 1316 था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो वो 1325 से लेके 1325 से 1351 तक था। 1351 तक था। खिज्र खां की बात करें तो वो 1414 से 1421 तक था, यानी 21 तक था। सिकंदर लोदी की बात करें वो 1489 से 1517 तक था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर 20 साल तक लगभग शासन किया। खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो तुगलक वंश का शासक था, दूसरा नाम जोना खान था, जोना खान। दिल्ली सल्तनत का यह 18वां सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सिकंदर लोदी की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट।
1 और 2? बलबन के लाल किले में हुआ था इनका राज्याभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गयासुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, ए है, सुल्तान बनने से पूर्व वह बंगाल का सूबेदार था। उसने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। उसने उलेमाओं की भूमि की जांच करवाई। और डी है इसमें, उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर रोक लगाई। कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 24 नंबर। देखिए, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का? उत्तर पश्चिम सीमा का, पूर्व का नहीं, उत्तर पश्चिम। ये सुल्तान बनने से पूर्व बंगाल का सूबेदार था। मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा का सूबेदार था ये। उत्तर पश्चिम सीमा का सूबेदार। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ विभाग दिए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक। दीवाने अमर कोही के सामने दिया अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुश्ताक राज के सामने दिया मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने इस्तिहाक के सामने दिया गयासुद्दीन तुगलक। दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। पच्चीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना वो की थी जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन। इसके समय की बात करें तो इसका समय कब से कब तक था? ये था 1290 से 1296 तक। पहला सुल्तान था। पच्चीस में कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए, दीवाने अमर को ही है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसकी बात करें तो दीवाने मुश्ताक राज ये अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने इस्तिहाक गयासुद्दीन तुगलक। और दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2 बी का फर्स्ट ऑप्शन बी में मिल रहा है हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसे लिबाएज कहा जाता था? सूफी टोपी, रेशम की साड़ी, रुई भरी पोशाक, सुल्तानों का लिबास। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। सल्तनत काल कब से कब तक था? वो था 1206 से कितने तक था? 1526 तक था। तो इसमें को क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रुई भरी पोशाक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बरार के सामने दिया बरीद शाही, बीजापुर के सामने दिया इमाद शाही, गोलकोंडा के सामने दिया आदिल शाही, खानदेश के सामने दिया आपका फारूकी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। बरीद शाही कब से कब तक था राजवंश? वो था आपका 1492 से 1619 तक। 1492 से 1619 तक था। स्थापना किसने की थी? कासिम बरीद ने की थी। यदि इमाद शाही की बात करें तो इमाद शाही की राजधानी क्या थी? एलिचपुर। ठीक, ये जो था इमाद शाही बराल सल्तनत का शासक था, शासक वंश। ठीक, स्थापना किसने की थी इसकी? फतुल्ला इमाद उल मुल्क ने की थी 1490 में। ठीक है। यदि हम बात करें आदिल शाही की बात करें तो बीजापुर सल्तनत का शासक परिवार था। ठीक, कब से कब तक था? कब से कब तक शासन किया था इसने? आदिल शाही ने वो किया था 1490 से लेकर 1490 से लेकर 1686 तक। 1490 से 1686 तक किया था यूसुफ आदिल शाही। बरार कहाँ है आपका? बरार है महाराष्ट्र में। बीजापुर कहाँ है आपका? कर्नाटक में। गोलकोंडा कहाँ है आपका? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तेलंगाना। और खानदेश कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका सही सुमेलित जो है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक, खानदेश फारूकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ शासक दिए हैं, दूसरी तरफ विदेशी यात्री दिए हैं। देवराय प्रथम के सामने दिया निकोलो काउंटी। देवराय द्वितीय के सामने दिया अब्दुल रज्जाक और कृष्णदेव के सामने दिया डोमिगो पायस। ये देव रॉय के सामने दिया नूनीच। कौन सा राइट होगा इनमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, देवराय प्रथम निकोलो काउंटी, देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, कृष्णदेव रॉय के सामने डोमिगो पायस। इसमें कौन सा राइट होगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निकोलो काउंटी कहाँ से था? ये था इटली से था। ठीक है, 1420। अब्दुल रज्जाक फारस से था, 1442। डोमिगो पायस कहाँ से था? ये था आपका पुर्तगाल से था, 1515। नूनीज की बात करें तो ये भी पुर्तगाल से ही था, 1535। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सांकेतिक मुद्रा जारी करना, देवगिरी को राजधानी बनाना, दोआब में कर वृद्धि और खुरासान पर आक्रमण। ऑप्शन हमारे पास ये हैं, बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का जारी करना वो था 1329 से 1330। 1329 से 1330। देवगिरी को राजधानी कब बनाया? तो वो 1326 से 27। 1327। दोआब में कर वृद्धि ये था 1325 में। 1325 में। खुरासान पर आक्रमण ये कब से कब तक था? ये था 1330 से 31। 1331 तक था। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें?
सबसे पहले 25 वाले को ही ले आएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर एक ओर उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, मोहम्मद गौरी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वो था 1173 से 1206। 1173 से 1206 तक। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है मोहम्मद गौरी को। उद्देश्य था गौरी साम्राज्य का विस्तार करना। इल्तुतमिश की बात करी जाए तो इल्तुतमिश था 1211 से 36 तक था। 1236 तक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, और सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, कब से कब तक था? ये था 1296 से 1316 तक। खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक था और सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो वो था 1325 से 1351 तक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का सुल्तान था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बाबर द्वारा भारत में साम्राज्य निर्माण के क्रम में किए गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? खानदेश का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इनको क्रम में लगाना है, बताइए कौन सा राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और जो चंदेरी का युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1528 में। और यदि बात करा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। 1526 में। खानवा का युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच। इसमें राणा सांगा था, राणा सांगा। घाघरा का युद्ध जो हुआ था अफगानों के बीच और बाबर के बीच हुआ था। अफगान और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध बात करी जाए तो ये हुआ था मेदिनी रॉय के बीच और बाबर के बीच। मेदिनी रॉय। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर के बीच। इब्राहिम और बाबर के बीच। इसमें जो विजयी हुए सारे युद्धों में, खानवे का युद्ध, घाघरा युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तो बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा राइट होगा। 1526 पहले आ जाएगा, 4 ये हट जाएगा, और 1526 के बाद 1527। 4 फर्स्ट किस में है? 4 फर्स्ट 2 में है। ठीक है, 4 फर्स्ट 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण करवाया और इसका उद्देश्य जो था आगरा पर बहादुर साहब का आक्रमण होने पर दूसरी राजधानी बनाना। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण कराया। ठीक है, इसका उद्देश्य आगरा पर बहादुर शाह का आक्रमण होने पर दूसरी राजधानी बनाना। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह सूरी कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? सूबेदार सरकार परागना ग्राम, सूबेदार परागना सरकार ग्राम, सरकार परागना सूबेदार ग्राम, सरकार सूबा और परागना ग्राम। बताइए कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए पहले था सूबा, फिर था सरकार, पहले सूबा फिर सरकार फिर परागना फिर ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? फर्स्ट है हमारे पास दास प्रथा का अंत, सेकेंड है इबादत खाने की स्थापना, मजहर की घोषणा और तौहीद ए इलाही की घोषणा। कौन सा राइट होगा इसमें? हमारे पास ऑप्शन ये हैं। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? देखिए दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में हुआ है। इबादत खाने की जो स्थापना हुई है कब हुई थी? 1578 में हुई थी। ठीक, मजहर घोषणा की बात की जाए तो वो कब हुई थी? 1579 में हुई थी। यदि तौहीद ए इलाही की बात की जाए तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 1582 में। देखिए पहले पे तो यही आ जाएगा, दूसरे पे 72 के बाद 78, 79, 82, 1, 2, 3, 4। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है ए है इनके ऊपर समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव था। शिवाजी ने सबसे पहले पुरंदर के किले को जीता और इन्होंने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का अंग भंग किया। और डी है अपने राज्याभिषेक के समय उन्होंने हूण नामक सिक्का जारी किया। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए सबसे पहले पुरंदर के किले को नहीं जीता था, सिंहगढ़ का किला जीता था। सिंहगढ़ का किला जीता था सर्वप्रथम। कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनसबदारों का वेतन नगद रूप में निश्चित किया जाता था। और सेकंड है मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार की मनसबदारी स्वतः समाप्त हो जाती थी। ऑप्शन है हमारे पास दोनों में से कोई सही नहीं, दोनों सही, केवल 2, केवल 1। कौन सा राइट होगा? देखिए नगद रूप में निश्चित नहीं किया जाता था। और सेकंड की बात करें मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात तो उसके परिवार की मनसबदारी स्वतः समाप्त हो जाती थी। नहीं, ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, चार मीनार, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। सैंतीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कथन दिया है रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। सेकंड है रबिया उद दौरानी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है।
ऑप्शन है हमारे पास ए सही है, आर गलत है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ये ठीक है। और यदि कारण की बात करें, रबिया उद दौरानी के मकबरे का दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या है, मैच नहीं कर रहा, तो व्याख्या नहीं होगी। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शासकों के समय हुए विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। इल्तुतमिश के सामने दिया है पृथु का विद्रोह, थ्रू। रजिया के सामने दिया अल्तुनिया का विद्रोह। बलबन के सामने दिया तुगरिल खां का विद्रोह। फिरोज खिलजी के सामने दिया हाजी मौला का विद्रोह। कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इल्तुतमिश पृथु का विद्रोह सही है। रजिया अल्तुनिया का विद्रोह ये भी ठीक है। बलबन तुगरिल खां का विद्रोह ये भी ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। नहीं है पूछा है। फिरोज खिलजी हाजी मौला का विद्रोह नहीं है, किसका है, फिरोज खिलजी मलिक छज्जू का है। मलिक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दारा सिखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। वह चिश्ती सिलसिला से प्रभावित था। सूफी संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और डी है इसमें, उसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की। कौन सा राइट होगा इसमें। चालीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे किससे था, कौन सा है। देखिए, चिश्ती सिलसिले से सब प्रभावित नहीं था, किससे प्रभावित था, कादिरी परंपरा से प्रभावित था। कादिरी परंपरा से प्रभावित था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अटल सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, थेंग सुरंग, सेला सुरंग। कहाँ है, सेला है अरुणाचल में, थेंग सुरंग सिक्किम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में, अटल सुरंग हिमाचल में। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, करंट का क्वेश्चन है। इसमें होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। तो किसको चुना है, खाद्य प्रसंस्करण ए। इसमें होगा आपका 43 नंबर था ना, तो इसमें होगा आपका मेजर राधिका सेन। ये करंट के क्वेश्चन है, इस वजह से ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रभा पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है वो, प्रभा पोर्टल, तो वो है रिजर्व बैंक से। क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। इसके तहत भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका अग्निबाण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भीष्म क्यूब प्रणाली के संदर्भ में। फर्स्ट है, यह भारत का प्रथम अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। इसको भूमि, वायु, समुद्र में तैनात किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपके दोनों राइट होंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में गलत है? गलत बताना है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा, जैविक और वैधानिक रूप में गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम 3 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सम्मान साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 2007 में हुई थी। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सेकंड गलत हो जाएगा और सी राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने देखा, जैसे कि हम लेके आते हैं, हमारी सीरीज चलती है 140 क्वेश्चन की आर में, तो 50 क्वेश्चन लेके आते हैं हम पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में 50 लेके आते हैं और थर्ड में हम लिखाते हैं 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 140 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ये पहला पार्ट था। इसमें देख रहे हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चन, एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF है, आपको ये 140 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।